हेलो एवरीवन। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, दाब तथा उसका मापन। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं प्रेशर के बारे में, प्रेशर क्या होता है। दूसरा हम जानने वाले हैं प्रेशर के मात्रक, यानी प्रेशर की यूनिट्स क्या-क्या होती हैं। तीसरा जानने वाले हैं प्रेशर के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के प्रेशर्स होते हैं। चौथा जानने वाले हैं हम प्रेशर हाइट के साथ किस प्रकार वैरी करता है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेशर के साथ। प्रेशर क्या चीज़ होती है? ठीक है, तो किसी वस्तु पर इकाई आयतन पर लगने वाले इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। कोई वस्तु है, उस पर कंटीन्यूअस रूप से प्रेशर लग रहा है, कंटीन्यूअस रूप से फ़ोर्स लग रहा है, ये इतने सारे फ़ोर्सेस लग रहे हैं, कंटीन्यूअस रूप से फ़ोर्स लग रहा है। तो इसके इकाई आयतन पर, इसके एक छोटे से एलिमेंटल आयतन क्षेत्रफल पर, इसके एक एलिमेंट्री क्षेत्रफल पर लगने वाले लगने वाले फ़ोर्स को ही हम कहते हैं प्रेशर। ठीक है? तो प्रेशर P इज़ इक्वल्स टू डीएफ अपॉन डीए। डीएफ अपॉन डीए इसलिए क्योंकि एक बहुत छोटे एलिमेंट पर हम प्रेशर को ले रहे हैं। ठीक है? तो प्रेशर आप जान गए हैं, प्रेशर P इज़ इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल यानी यूनिट एरिया पर लगने वाले फ़ोर्स को प्रेशर कहते हैं। ठीक है? तो प्रेशर को जान गए हैं, प्रेशर का फ़ॉर्मूला भी समझ गए, P इज़ इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। ठीक है? तो प्रेशर को और थोड़ा समझने के लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं। तो हम एक नेल्स लेते हैं, यानी एक कील को लेते हैं। ठीक है? तो कील को जब नुकीली तरफ से आप दीवार के अंदर लगाओगे, तो वो आसानी से दीवार में चली जाएगी, दीवार में गड़ जाएगी। लेकिन आप अगर इसका उल्टा करते हैं, अगर नेल को उल्टी साइड से अगर दीवार के अंदर ठोकना चाहते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इस केस में आप देख रहे हैं प्रेशर आपका ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा है तो कील का पेनिट्रेशन आसानी से हो रहा है, जबकि इस केस में प्रेशर आपका कम है। तो इस केस में प्रेशर कम होने के कारण कील का पेनिट्रेशन आसानी से नहीं हो पाएगा। तो प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा क्यों है? प्रेशर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि प्रेशर इज़ इक्वल्स टू फ़ोर्स अपॉन एरिया। तो फ़ोर्स तो आप दोनों केसेस में समान ही लगा रहे हैं, समान हथौड़े से आप इसको ठोक रहे हैं, लेकिन एरिया का फ़र्क है। देखिए, नुकीली साइड में जो एरिया है वो बहुत कम एरिया है। अगर एरिया कम होता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एरिया जो है फ्रैक्शन में नीचे की तरफ है, तो एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। जबकि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम रह जाएगा और आपकी कील का पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो आपसे यदि कहा जाए कि प्रेशर निकालिए, तो प्रेशर आप निकाल सकते हैं बहुत ईज़िली। इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि आपका एक आईसी इंजन है। आईसी इंजन के अंदर एक पिस्टन है। पिस्टन कैसा होगा? ऊपर से देखेंगे तो वृत्ताकार होगा। तो इसका डायामीटर हम आपको बता देते हैं। डायामीटर इसका 50 एमएम है। ओके? और पिस्टन के ऊपर जो जली हुई गैसेज़ हैं, वो एक फ़ोर्स लगा रही हैं। फ़ोर्स मैं आपको बता देता हूँ, 50 किलो न्यूटन का फ़ोर्स ये गैसेज़ पिस्टन के ऊपर लगा रही हैं। तो पिस्टन के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, ठीक है? तो इस प्रेशर को निकालने के लिए सिंपली हम प्रेशर का फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे। प्रेशर इज़ इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। तो एरिया हो जाएगा आपका पाई बाई 4 डी स्क्वायर, यानी कि पाई बाई 4 इंटू 50 स्क्वायर। 50 क्योंकि एमएम में है तो एरिया की यूनिट आ जाएगी
5/4 इंटू 2500 mm स्क्वायर। ठीक है। फोर्स आपका फोर्स आपका है 50 किलो न्यूटन। इसको किलो न्यूटन में रख सकते हैं या फिर न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। 10 की घात 3 न्यूटन। तो प्रेशर हो जाएगा 50 इंटू 10⁻30 न्यूटन अपॉन 5/4 इंटू 2500 mm²। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी। ये मैं 1 मिनट में आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। 50,000 अपॉन 5/4 इंटू 2500। तो प्रेशर की वैल्यू लगभग लगभग आ रही है 25.46, 25.46। और यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी न्यूटन पर mm²। ठीक है। तो आपने प्रेशर बड़ी आसानी के साथ निकाल लिया इस फॉर्मूला को यूज करते हुए। चलिए, प्रेशर को आप जान गए हैं, प्रेशर की इंपॉर्टेंस क्या होती है और प्रेशर को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये आप जान गए हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रेशर की यूनिट्स पर। प्रेशर को किन किन मात्रकों में मापा जाता है, यानी व्हाट आर दी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। ओके। तो प्रेशर की पहली सबसे ऑब्वियस यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की ऑब्वियस यूनिट हो गई आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये डिराइव्ड यूनिट है, अपने फॉर्मूला से ड्राइव की है। इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही कहते हैं एक पास्कल। एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपकी एक पास्कल कहलाती है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का जो एक नाम है, यूनिक नाम, वो है पास्कल। तो जहां भी पास्कल लिखा होगा उसका मतलब है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। पास्कल के बाद इसकी कुछ अन्य यूनिट्स भी हैं जो पास्कल के साथ प्रीफिक्सेस जोड़कर बनाई जाती हैं। ये प्रीफिक्सेस जो होते हैं, ये प्रीफिक्सेस आपको पता होना चाहिए। किलो का मतलब 1000 होता है, इसकी घात 3। मेगा का मतलब 10 लाख होता है। जीगा का मतलब 1 करोड़, 1 अरब होता है। ओके। तो 1 किलो पास्कल बराबर 10 की घात 3 पास्कल, 1 मेगा पास्कल बराबर 10 की घात 6 पास्कल और 1 गीगा पास्कल बराबर 10 की घात 9 पास्कल। तो ये हायर प्रेशर को मेजर करने के लिए हायर यूनिट्स ले सकते हैं आप, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू बहुत बहुत हाई हो जाती है। इसलिए ज़्यादा नंबर ना लिख के, कभी-कभी प्रेशर की वैल्यू इतनी आ जाती है, तो ज़्यादा ना नंबर नंबर ना लिख के हम प्रीफिक्सेस का यूज़ कर लेते हैं। 10 इंटू 10⁻6। ठीक है, यानी गीगा पास्कल। ओके, सॉरी, मेगा पास्कल। तो प्रीफिक्सेस का यूज़ बड़े प्रेशर्स की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। तो पास्कल के आगे प्रीफिक्सेस किलो, मेगा, गीगा, नैनो एक्सेट्रा जो आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक यूनिट होती है प्रेशर की, बार। तो 1 बार बराबर 10 की घात 5, यानी 1 बार बराबर 1 लाख पास्कल होता है। यानी अगर आपने कहीं 1 लाख पास्कल लिखा देखा तो इसको 1 बार भी कह सकते हैं। 1 बार। ओके। तो ये हो गया 1 बार। तो आपको यूनिट पता लग गई, पास्कल, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल, बार। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है प्रेशर की, वो है एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटीएम। अब क्योंकि एटमॉस्फेयर भी आपका विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है और ये गैसेस मिलकर आपके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं। आपके ऊपर जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट विभिन्न गैसों का मिक्सचर है, क्योंकि इन गैसों का कुछ ना कुछ भार है और आप जो है धरती की सतह पर हैं। तो आपके ऊपर ये गैसेस जो हैं कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, हर एक वस्तु के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं। तो कितना प्रेशर है वो? उस प्रेशर को कहते हैं 1 एटीएम। ठीक है? 1 एटीएम, और 1 एटीएम बराबर होता है 1.01325 बार, 1.01325 बार। ठीक है? 1 एटीएम बराबर होता है 1.01325 बार। ओके? और बार होता है क्योंकि 1 लाख पास्कल, तो बार की जगह 1 लाख पास्कल भी लगा सकते हैं। तो 1 एटीएम बराबर 1.01325 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है?
तो एक एटीएम के बारे में आपको पता लग गया है, कितना होता है 1.01325 बार या 1.01325 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 ओके? तो ये कुछ यूनिट्स हुई। अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर प्रेशर की, ठीक है? वातावरणीय दाब की, ओके? तो वातावरणीय दाब को कैसा मापा जाता है? तो प्रेशर मेज़रमेंट की कुछ हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम पहले जान लेते हैं, कुछ डिवाइसेज़ जो प्रेशर को मेज़र करते हैं। तो कुछ डिवाइसेज़ कौन से हैं जो प्रेशर को मेज़र करते हैं? ये तो ये आपके पीज़ोमीटर है, मैनोमीटर है और बैरोमीटर है। इन इन यंत्रों के द्वारा प्रेशर को मापा जाता है। ये सारे मैनोमेट्रिक टाइप के मीटर हैं। कुछ मैकेनिकल गेजेस भी होते हैं जिनके द्वारा प्रेशर को मेज़र किया जाता है, जैसे वर्डन ट्यूब गेज हो गया, पिरानी गेज हो गया, ठीक है? इसके अलावा भी और गेजेस होते हैं जिनसे प्रेशर को मेज़र किया जाता है। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो मेज़र किया जाता है और बहुत समय से मेज़र किया जाता है, प्राचीन काल से मेज़र किया जाता है, वो किया जाता है आपका बैरोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर का आपने नाम सुना होगा, ये वातावरण के दाब को मेज़र करने के काम में आता है। अब ये सिद्धांत क्या है, किस प्रकार कार्य करता है? तो इसके सिद्धांत को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी-सी एनिमेशन दिखाना चाहूँगा। हाँ जी, तो हमने क्या किया एक टब के अंदर पानी को भरकर और एक बहुत बड़ी ट्यूब लेकर उसमें भी पानी भर लिया और इस ट्यूब को इस टब के अंदर इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया है, ठीक है? इसके अंदर उल्टा किया और ये दोनों लिड्स बंद हैं, ये वाली लिड भी बंद है और ऊपर वाली लिड भी बंद है। अब ये फुल्ली आपकी पानी से भरी हुई है और ये क्लोज़्ड है। अब क्या करेंगे, जैसे ही इस लिड को खोलेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ पानी निकलकर वापस टब के अंदर आ जाता है और कुछ पानी ऊपर रह जाता है। तो ये बचा हुआ पानी क्यों नीचे नहीं आया? तो इसी सिद्धांत को हम समझेंगे। तो जैसे ही आपने ये ट्यूब को इन्वर्ट करके टब के अंदर डाला और पानी नीचे आ गया, तो यहाँ ये जो जगह खाली बच गई है, ये ऊपर खाली जगह बची हुई जगह है, यहाँ पर अब कोई पदार्थ नहीं है। यहाँ पर अब कोई पदार्थ नहीं है उपस्थित क्योंकि यहाँ पानी था, पानी निकल कर नीचे आ गया, अब ये खाली रह गई है। इसको कहते हैं वैक्यूम। यह वैक्यूम रह गया खाली, ठीक है? यहाँ पर निर्वात रह गया है और आप यहाँ पर देखेंगे बाहर की तरफ, तो यहाँ पर गैसेज़ हैं। यहाँ पर आपकी गैसेज़ हैं, जबकि नली के अंदर कोई गैस नहीं है, खाली निर्वात रह गया। यहाँ तो निर्वात है, ये निर्वात है, जबकि यहाँ क्या है? वायु है अभी, गैसेज़ हैं। वायुमंडल है तो यहाँ गैसेज़ हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ तो गैसेज़ हैं तो यहाँ प्रेशर भी लगा रही होंगी कुछ ना कुछ, ठीक है? जबकि यहाँ जो है निर्वात है, निर्वात के अंदर कोई पदार्थ उपस्थित नहीं होता है, तो यहाँ पर जो है प्रेशर एकदम 0 होगा। यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं लग रहा होगा, यहाँ 0 प्रेशर होगा इधर। तो यहाँ कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, ठीक है? तो इधर प्रेशर लग रहा है इस साइड में, लेकिन ऊपर कोई प्रेशर नहीं लग रहा है। तो क्या होगा देखो, इस बिंदु पर जब आप देखोगे, इस बिंदु पर क्योंकि प्रेशर समान होना चाहिए, समान लेवल है तो समान होना चाहिए। इधर जितना प्रेशर इधर है उतना ही प्रेशर यहाँ भी होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना प्रेशर होगा? यहाँ पर वायुमंडलीय प्रेशर होगा। तो यहाँ पर भी किसी न किसी तरह से वायुमंडलीय प्रेशर होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर भी वायुमंडलीय प्रेशर होना चाहिए, इस बिंदु पर भी वायुमंडलीय प्रेशर होना चाहिए। तो इस बात से यही कन्क्लूज़न निकाला जा सकता है, कि ये जो हाइट है, ये जो लिक्विड है, ये इस बिंदु पर एक प्रेशर लगा रहा है, जो कि वायुमंडलीय दाब के बराबर है, ठीक है? तो यानी कि वायुमंडलीय दाब को किसी लिक्विड या किसी लिक्विड जैसे कि वाटर की हाइट के द्वारा मापा जा सकता है। कैसी? जैसे कि अगर वाटर ट्यूब अगर डाली गई है तो इसमें 10.3 मीटर की हाइट तक पानी आपका ऊपर चढ़ा रहेगा, ठीक है? देखिए ये कितना छोटा लग रहा है, 10.3 हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो पानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है पानी के 10.3 मीटर 10.3 मीटर कॉलम को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है? जबकि इसकी जगह अगर मरकरी होती, अगर ये वाटर नहीं ना होता, इसके अंदर मरकरी भरी होती और यहाँ भी मरकरी होती, तो ये मरकरी क्योंकि हैवी होती है मरकरी, तो मरकरी 10.3 मीटर ना रह के इतनी ऊँची रहती खाली, ओनली 76 सेंटीमीटर्स, ओनली 76 सेंटीमीटर्स।
क्योंकि मरकरी हैवी है और जो वायुमंडल का दाब है केवल 76 सेंटीमीटर मरकरी को उठा सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ रहे होंगे बैरोमीटर किस प्रकार कार्य करता है। थोड़ा सा और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए, तो यहाँ तक तो आप समझ गए। अब जैसे ही यहाँ का वायुमंडलीय दाब परिवर्तित होता है तो बैरोमीटर के अंदर जो कॉलम है इसकी हाइट कम या ज्यादा होती है। अगर आपका दाब कम होगा तो हाइट आपकी कम हो जाएगी। प्रेशर कम होगा, देखो प्रेशर कम हो रहा है तो हाइट नीचे आ जाएगी, और जबकि प्रेशर बढ़ेगा तो हाइट ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो इस बैरोमीटर का यूज बहुत बहुत समय से वातावरण के दाब को मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। बैरोमीटर का उपयोग इस प्रकार वायुमंडल का दाब मेजर करने के लिए किया जा सकता है। तो आपको पता लगा किसी लिक्विड की हाइट के द्वारा भी प्रेशर को मापा जा सकता है। किसी लिक्विड की हाइट के द्वारा भी वाटर को मापा जा सकता है। अगर हल्का लिक्विड रखेंगे तो ज़्यादा ऊंचाई पर रहेगा, और भारी लिक्विड रहेंगे तो कम ऊंचाई उठा पाएगा, ठीक है। तो वातावरण के दाब को किसी लिक्विड की हाइट के द्वारा ही मापा जा सकता है। तो एक एटीएम बराबर 10.3 मीटर ऑफ H2O। एक एटीएम बराबर 10.3 मीटर ऑफ H2O, यानी कि एक एटमॉस्फेरिक दाब जो है आपका 10.3 मीटर ऑफ वाटर को सपोर्ट कर सकता है। 10.3 मीटर वाटर को क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है। जबकि एक मरकरी के केवल 76 सेंटीमीटर को लिफ्ट कर सकता है। आपने सुना होगा कि वातावरण का दाब जो है 760 mmHg है। आपने mmHg में भी प्रेशर का मापन सुना होगा। तो mmHg यही होता है कि वातावरणीय दाब मरकरी के 76 सेंटीमीटर को लिफ्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये mmHg जो है एक प्रेशर की यूनिट है, और एक mmHg को एक टोर भी कहते हैं। एक mmHg बराबर एक टोर, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट यूनिट जो प्रेशर की है वो है किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको एक एटीए भी कहते हैं, टेक्निकल एटमॉस्फेयर। एक एटीए भी कहते हैं इसको, टेक्निकल एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो प्रेशर और उसकी यूनिट्स के बारे में तो हमने काफी कुछ जान लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है प्रेशर के टाइप्स। प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं मैं ये आपको बताना चाहता हूँ पास्कल लॉ पे जाने से पहले। टाइप्स ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर देखिए क्या है एक्चुअली। किसी बर्तन के अंदर, ये पिस्टन सिलेंडर है, उसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है। तो ये गैस क्या करेगी, ये गैस क्योंकि मूव करती रहती है, इसके अणु जो है गतिशील होते हैं, इधर से उधर रैंडम मोशन मोशन करते रहते हैं। तो जब ये इस सिलेंडर की दीवारों से टकराएंगी या इस पिस्टन की दीवार से टकराएंगी तो मोमेंटम ट्रांसफर करेंगी, इनका मोमेंटम चेंज होगा। तो जब भी मोमेंटम चेंज होता है एक फोर्स अप्लाई होता है। जैसे ही गैस का एक अणु इस दीवार से टकराया तो एक फोर्स अप्लाई होगा, छोटा फोर्स, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे फोर्स पूरे 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 के पूरे पिस्टन एरिया पर अप्लाई हो रहे होंगे जगह जगह, ठीक है। तो जब भी छोटे छोटे फोर्स या फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो इन पर प्रेशर लगा हुआ है, ठीक है। जब अणु है तो प्रेशर है, ठीक है। अब ये अणु अगर खत्म करते जाएं धीरे धीरे, अणु कम करते जाएं तो प्रेशर कम होता जाएगा आपका, जितने कम अणु उतना कम प्रेशर, ठीक है। धीरे धीरे कम करते करते इन सारे सारे अणुओं को हम खत्म कर देते हैं, यानी शुद्ध निर्वात बना देते हैं, प्योर वैक्यूम हम बना देते हैं। तो जब प्योर वैक्यूम होगा तो इस पिस्टन के अंदर कोई अणु अवेलेबल नहीं है जो प्रेशर लगा सके। तो इस पिस्टन के अंदर जो प्रेशर होगा वो होगा एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर आपका जीरो है, यहाँ पर एब्सोल्युटली जीरो है, ठीक है। जैसे कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है -273.15, उसी प्रकार आपका एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर भी होता है, 0 पास्कल, ठीक है। तो यहाँ पर कोई अणु अवेलेबल नहीं है, कोई प्रेशर नहीं लग रहा, निर्वात है। निर्वात के अंदर जो प्रेशर होता है जीरो प्रेशर होता है, एकदम एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। तो एक तो प्रेशर आपको पता लग गया एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर आपका
निर्वात से नापा जाता है वैक्यूम से। अब इसमें जितने ज़्यादा अणु बढ़ते जाएँगे इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो ये कहाँ से हम नाप रहे हैं? निर्वात से नाप रहे हैं, एकदम 0 लेवल से नाप रहे हैं। तो जो प्रेशर आपका एकदम 0 पास्कल प्रेशर से नापा जाता है, 0 पास्कल प्रेशर से नापा जाता है जो भी प्रेशर। ये एक प्रेशर है जो हम 0 पास्कल प्रेशर से नाप रहे हैं, एब्सोल्यूट 0 से नाप रहे हैं। तो इसको एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। ये कहाँ से नापते हैं एब्सोल्यूट 0? एब्सोल्यूट प्रेशर कहाँ से नापते हैं? 0 पास्कल से एकदम, एब्सोल्यूट 0 से। मेजर्ड फ्रॉम एब्सोल्यूट 0 प्रेशर। ठीक है? ठीक है भई? तो अभी एब्सोल्यूट 0 प्रेशर से जो नापा जाता है उसको एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं, ठीक है? इसके बाद एक प्रेशर होता है आपका, आप जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ये होती है 1.01325 बार, ठीक है? अब क्योंकि आप जानते हैं अगर आप प्रेशर मेजर करोगे, एक आप प्रेशर मेजर करने के लिए डिवाइस लेकर के आए, गेज लेकर के आए। गेज लेकर के आए और अपने किसी वस्तु के अंदर प्रेशर आप मेजर कर रहे हो, ठीक है? तो ये प्रेशर आप कहाँ मेजर कर रहे हो? वातावरण के अंदर मेजर कर रहे हो। अब क्योंकि ये प्रेशर आप वातावरण के अंदर मेजर कर रहे हो, तो वातावरण भी इस प्रेशर पर इम्पैक्ट डालेगा। एक तो प्रेशर जो इसके अंदर था, बर्तन के अंदर था, और एक प्रेशर जो एटमॉस्फेयर का ऑलरेडी था, ठीक है? तो ये जो गेज आपका प्रेशर बताएगा, ये दोनों का मिक्सचर बताएगा, P प्लस P एटमॉस्फेयर। तो अगर आपको इसका एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए तो P एटमॉस्फेयर निकालना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि धरती के ऊपर जितने भी अवेलेबल गेजेस हैं, वो इस वेट को साथ में मेजर करते हैं, इस प्रेशर को साथ में मेजर करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आप किसी तराजू के ऊपर आप क्या कर दे रहे हैं, 1 किलो का बाट आपने चिपका दिया है, ये वेट चिपका दिया है, ये मैग्नेट चिपका दी इसके ऊपर। अब ये मेजर जो करेगा इसको तो इनबिल्ट मेजर करेगा, ठीक है? अब आप इसमें अगर 1 किलो मेजर करते हो, तो 1 किलो तो टोटल वेट हुआ। अब अगर ये मैग्नेट का वेट 200 ग्राम है, तो केवल 800 ही ग्राम आया। आपके पास शुद्ध माप जो है 800 ही ग्राम आया, 200 ग्राम तो ये मैग्नेट ले गया। आपका आपका काँटा तो 1 किलोग्राम दिखा रहा है, लेकिन 1 किलोग्राम में 2 चीज़ें हैं। इसी प्रकार आपका गेज भी 2 चीज़ें दिखाता है, ठीक है? एक तो दिखाता है उसका शुद्ध माप और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब हमें माइनस करना पड़ता है हर बार। तो हमने इस कंबाइंड क्वांटिटी को एक नाम दे दिया जिसको कहते हैं गेज प्रेशर। तो जो भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर मापा जाएगा वो गेज गेज प्रेशर कहलाएगा। जो भी प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर के ऊपर मापा जाएगा। अब आप इसको 0 मान लो, पीएटीएम को 0 मान लेते हैं, पीएटीएम को 0 मान लेते हैं। जैसे कि आपने तराजू के ऊपर एक कटोरी रखी या बोतल रखी, उसके अंदर आप तेल कराते हैं, तो बोतल के वेट को 0 करवा देते हैं। तो हमने एटमॉस्फेयर के वेट को 0 कर दिया। अब जो भी वेट मेजर होगा आपका एटमॉस्फेयर के ऊपर होगा। तो एटमॉस्फेयर के ऊपर जो भी वेट मेजर होगा उसको गेज प्रेशर कहते हैं, गेज प्रेशर। अब गेज प्रेशर से ही आपको समझ जाना चाहिए कि इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनबिल्ट है, यानी P प्लस P एटमॉस्फेरिक, ठीक है? अब गेज प्रेशर के नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए कि इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनबिल्ट है, ठीक है? तो गेज प्रेशर कहाँ से मापते हैं? मेजर्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है भई? तो आपको समझ आया होगा ये चीज़, अगर नहीं समझ आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट्स में पढ़ के आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है? तो एक तो प्रेशर हो गया आपका एब्सोल्यूट प्रेशर जो 0 प्रेशर से नापते हैं, और एक प्रेशर हो गया आपका गेज प्रेशर। गेज प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनबिल्ट होता है। तो अगर इन दोनों में अगर हम एक संबंध निकालना चाहें, एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर में, तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है भई? तो गेज प्रेशर तो केवल इतना है, जब इसके अंदर
ये वाली क्वांटिटी हम जोड़ देंगे, तो जाके ये बनेगा आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। इस बिंदु पर अगर एब्सोल्यूट प्रेशर मेज़र करना चाहेंगे तो पहले गेज प्रेशर प्लस नीचे का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि यहाँ तक का तो एटीएम ही है ना, पीएटीएम, ठीक है? तो एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये फ़ॉर्मूला आप याद रखेंगे और आपको इंट्यूटिवली पता होना चाहिए। ये आपको पता है कि कैसे ये फ़ॉर्मूला कैसे आ रहा है, तो आप आसानी से इस काम को कर सकते हैं। फ़ॉर्मूला आप ईज़िली निकाल सकते हैं, ठीक है? इसके बाद होता है एक प्रेशर, उसको कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर, तो आपने वैक्यूम क्लीनर देखा होगा, वैक्यूम क्लीनर। तो वैक्यूम क्लीनर एक आपका किस प्रकार कार्य करता है? ये वैक्यूम क्लीनर है आपका। तो इसके अंदर क्या रहता है? एक पंप रहता है, जो पंप आपकी हवा को खींचता है, ठीक है? पंप ने हवा को सक किया, तो यहाँ पर जो है सक करने के कारण खाली वॉइड बन गया, खाली स्थान बन गया, क्योंकि यहाँ की हवा चली गई। जब यहाँ की हवा चली गई, तो यहाँ पर खाली स्थान बन गया और जब खाली स्थान बन जाता है, तो मैंने बताया था प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो वातावरण में तो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, लेकिन इस बिंदु पर प्रेशर आपका ड्रॉप हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा कम हो गया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होने के कारण यहाँ पर प्रेशर अधिक है, इस बिंदु पर प्रेशर अधिक है, इस बिंदु पर प्रेशर कम है। तो यहाँ से यहाँ यहाँ की ओर एक फ़ोर्स लगेगा जितने भी अणु हैं, तो यहाँ पर एक सक्शन इफ़ेक्ट पैदा हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि जहाँ भी प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, वहाँ पर एक सक्शन इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। यानी एक पार्शियल वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाता है, एक निर्वात उत्पन्न हो जाता है, ठीक है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे जितना भी प्रेशर होगा आपका, वो वैक्यूम प्रेशर कहलाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे प्रेशर ले लेते हैं हम ये, ठीक है? कोई और कलर लेता हूँ, ठीक है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे जो भी प्रेशर मेज़र करेंगे, वो वैक्यूम प्रेशर कहलाएगा, वैक्यूम प्रेशर, ठीक है? मैं ये फिगर अच्छे से बना देता हूँ। ये देखिए, ये 0 पास्कल, ये 0 एब्सोल्यूट 0 प्रेशर। ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? तो जो भी प्रेशर आपका 0 से नापा जाएगा, वो आपका गेज प्रेशर कहलाएगा, सॉरी एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा। जो भी प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर से नापा जाएगा, वो गेज प्रेशर कहलाएगा और जो भी प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर के नीचे मापा जाएगा, वो वैक्यूम प्रेशर कहलाएगा, ठीक है? तो अगर आपको गेज प्रेशर को एब्सोल्यूट बनाना हो, तो एक तो ये गेज प्रेशर आएगा, P एब्सोल्यूट बराबर P गेज और एक ही नीचे की तरफ जितना बच गया वो आएगा, प्लस P एटमॉस्फेरिक, ठीक है? इसी प्रकार वैक्यूम प्रेशर में भी संबंध देख लेते हैं। तो वैक्यूम प्रेशर में क्या है, देखो इतना तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इससे नीचे की तरफ जा रहा है खाली। तो ये प्रेशर अगर मापना है हमको, तो दिस प्रेशर माइनस दिस प्रेशर, तो ये प्रेशर आ जाएगा। P एब्सोल्यूट बराबर P एटमॉस्फेरिक माइनस P वैक्यूम। तो ये 2 संबंध आपको याद रखने हैं और ये फिगर भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? तो आपको पता लग गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। ये तीनों ही प्रेशर आप आसानी से समझ पाए और अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताते हैं पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या होता है? पास्कल का नियम कुछ नहीं है, एक बहुत साधारण सा स्टेटमेंट है। किसी स्टैटिक फ्लूइड में किसी स्टैटिक फ्लूइड में यानी रुके हुए द्रव में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फ्लूइड जो है रुका होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, स्थैतिक होना चाहिए, ठीक है? तो किसी स्टैटिक फ्लूइड में किसी बिंदु पर
किसी स्टैटिक फ्लूइड में किसी पॉइंट पर लगने वाला प्रेशर हर दिशा में समान रूप से लगता है। यानी कि एक स्टैटिक फ्लूइड है देखिए एक बर्तन के अंदर, इस पर जो भी प्रेशर लग रहा होगा, ये प्रेशर, इस बिंदु पर हर दिशा में समान रूप से प्रेशर लग रहा होगा, हर दिशा में। इसको समझने के लिए मैं आपको छोटी-सी एक एनिमेशन दिखाता हूँ। हाँ जी, देखिए, ये एक बॉल है, इस बॉल में छोटे-छोटे होल्स किए हुए हैं और इन होल्स पे छोटी-छोटी बॉल्स लगाई हुई हैं और इसके अंदर भरा हुआ है एक लिक्विड। अब उसी लिक्विड को इंजेक्शन से इस बॉल के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं हम देखिए। इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये प्रेशर लगाना है इंजेक्शन के ज़रिए। अब जैसे ही प्रेशर लगाया तो प्रेशर आप देख पा रहे हैं एक ही केवल एक दिशा में डिस्ट्रीब्यूट ना होके हो सकता था क्योंकि इंजेक्शन तो आपका सीधा एक ही नीचे की तरफ जा रहा है, प्रेशर इधर ही लगना चाहिए था। लेकिन प्रेशर आपका एक दिशा में ना लग के हर एक दिशा में लग रहा है। देखिए हर एक बॉल आपकी मूव हो रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हर एक बॉल आपकी मूव हो रही है, देखिए प्रेशर हर एक दिशा में समान लग रहा है, समान रूप से प्रेशर लगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे पास्कल का लॉ क्या है। ठीक है। तो पास्कल के नियम के अनुसार द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। किसी स्थैतिक द्रव में किसी बिंदु पर लगने वाला दाब हर दिशा में समान होता है, ठीक है? इस स्टेटमेंट को सिद्ध करने के लिए एक छोटा-सा डेरिवेशन है। हमने फ्लूइड के अंदर एक छोटा-सा एलिमेंट ले लिया है। इस प्रकार का एक एलिमेंट ले लिया है, जिसकी लंबाई है dx, ऊँचाई है dy और ये वाली जो स्लैंट सरफेस है इसको ds मान लिया है और ये एंगल थीटा है, ठीक है? जो इसकी विड्थ है, इसको विड्थ को यूनिटी मान लिया है, इकाई मान लिया है, ठीक है? इस विड्थ को इकाई मान लेते हैं। इसका 2D व्यू ऊपर आ गया देखो। तो किसी बिंदु पर ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट पर x दिशा में लगने वाला प्रेशर Px है, y दिशा में लगने वाला प्रेशर Py है, ठीक है? क्योंकि इस फेस की जो मैंने ऊंचाई बताई थी dy थी और चौड़ाई अंदर की तरफ जो चौड़ाई होगी इसकी इस तरह से होगी कुछ, एक थी और ये dy थी। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका? dy इंटू वन बराबर dy, ठीक है? तो इस फेस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? Px इंटू dy यानी एरिया, Px इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया ही तो फोर्स हो जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार इस प्लेन पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? Py इंटू dx। इसी प्रकार इस वाली सरफेस पर लगने वाला फोर्स हो जाएगा आपका Ps Ps इंटू डी ए। अब इसका जो डी ए जो भी होगा वो निकालेंगे हम, ठीक है? डी ए तो इसका डी एस ही है, डी एस इंटू ये डी एस इंटू यूनिटी हो जाएगा इसका भी, डी एस इंटू वन। तो अब ये जो फोर्स है क्योंकि स्लैंट लग रहा है तो इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर देते हैं। एक हो जाएगा आपका कंपोनेंट पी एस साइन थीटा और एक हो जाएगा कॉस थीटा इंटू एरिया, ठीक है? अब आप देख पा रहे हैं क्योंकि ये है आपका थीटा, ये डी एस है और ये डी वाई डी एक्स। तो जब आप इसको रिजोल्व करेंगे तो आधार बटे कर्ण डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन डी एस बराबर कॉस थीटा। तो डी एक्स बराबर हो जाएगा एस कॉस थीटा। इसी प्रकार डी वाई हो जाएगा डी एस साइन थीटा, ठीक है? और इस ये एलिमेंट क्योंकि बहुत छोटा है तो इसके वेट को हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, वेट को नहीं मानेंगे, इसके वेट को नहीं ले रहे हैं अपनी इस एनालिसिस में, ठीक है? तो इस एलिमेंट की इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इस पर जो लगने वाले समीशन एफ एक्स हैं, यानी एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स हैं, एक तो डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स ये लग रहा है और दूसरा फोर्स ये लग रहा है। तो कौन सा फोर्स है? पी एक्स इंटू डी वाई, पी एक्स इंटू डी वाई। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है पी एस डी एस साइन थीटा, तो पी एस डी एस साइन थीटा। अब क्योंकि डी एस साइन थीटा आप यहाँ से देख पा रहे हैं डी वाई है, तो डी वाई से डी वाई कैंसिल आउट हो जाएगा और पी एक्स बराबर पी एस बच जाएगा, ठीक है? ये इक्वेशन वन। इसी प्रकार वाई डायरेक्शन में हम इक्विलिब्रियम लेंगे तो पी वाई डी एक्स माइनस पी एस डी एस कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा डी एक्स के बराबर है, तो डी एक्स हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, पी एक्स बराबर पी एस हो जाता है।
अब इन दोनों इक्वेशन से कंक्लूजन निकल के हम कह सकते हैं पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी एस, यानी किसी एलिमेंट में लगने वाला प्रेशर हर एक दिशा में समान हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पास्कल का नियम। पास्कल का नियम आप समझ गए। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है प्रेशर वेरिएशन इन इन अ स्टैटिक फ्लूइड, किसी रुके हुए द्रव में प्रेशर किस प्रकार वेरी होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको वेरिएशन आपको बताता हूँ किस प्रकार वेरी होता है। तो आप जैसे ही आपने आपने सुना होगा कि समुद्र के अंदर जो गोताखोर जाते हैं वो मेटल की सूट्स पहनकर जाते हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर जितना नीचे जाएंगे प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। देखिए, जितना नीचे जाएंगे प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, जितना नीचे जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। जितनी हाइट आपकी बढ़ती जाएगी प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। प्रेशर सदैव हाइट के साथ बढ़ता है। ठीक है, एक समान हाइट पर आपका प्रेशर पूरे ही प्लेन पर समान लग रहा होगा। इस पूरे प्लेन पर प्रेशर आपका समान होगा, हाइट के साथ बढ़ता है। ठीक है, ये आपका लंबाई चौड़ाई के साथ नहीं बढ़ेगा, केवल हाइट के साथ बढ़ेगा। ओके, तो प्रेशर कैसे वेरी करता है हाइट के साथ? क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जितना नीचे जा रहे हैं उतना उतना ज्यादा ही हमारे ऊपर फ्लूइड है। जितना नीचे जाएंगे उतना ज्यादा पानी आपके ऊपर होगा, आपके सर के ऊपर उतना ही ज्यादा पानी होगा आप जितना पानी के अंदर जाएंगे। अब और नीचे चले जाएंगे तो और ज्यादा पानी होगा। पानी के वेट पर डिपेंड कर रहा है, पानी के वेट पर डिपेंड कर रहा है। अब अब सारा का सारा वेट तो आपके सर पर नहीं आ रहा है, लेकिन प्रेशर आ रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक वेट आ रहा है रो जी। ठीक है, तो P बराबर माइनस रो जी एच। माइनस इसलिए क्योंकि हाइट के साथ प्रेशर बढ़ता है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा गहराई में जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। इसको सिंपली माइनस हटा के रो जी एच भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएशन हो गया प्रेशर का हाइट के साथ। ठीक, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।